प्रीवियस क्लास में हमने डार्विनिज्म को पढ़ा था कि किस प्रकार से डार्विन ने जैव विकास संबंधी अपने मत को प्रस्तुत किया और उनकी थ्योरी को हमने बहुत ही अच्छे से उसको समझा था। नेक्स्ट इसके बाद उसमें कुछ कमियां थी जिसे हमने डार्विनवाद की आलोचना का नाम दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि डार्विनवाद की आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। तो इसे हम डार्विनिज्म की सीमाएं भी कह सकते हैं। लिमिट्स ऑफ डार्विनिज्म। लिमिट्स ऑफ डार्विनिज्म में हम देखेंगे कि डार्विन ने ऐसे कौन कौन से बिंदुओं को दिया जो बाद में गलत साबित हुई। तो जब डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सामने आई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति, जो इन्होंने ये पुस्तक दी थी, इस पुस्तक के सामने आने के बाद पूरे जो वैज्ञानिक थे और जो गैर वैज्ञानिक थे और जो आम जनता थी, पब्लिक थी, उन सभी में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए सब कि किस प्रकार से जो डार्विन है उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इन्होंने अपनी पुस्तक में जाति के विकास को भी बताया और इन्होंने जाति के विकास को समझाने के लिए जो माल्थस साइंटिस्ट थे उनके जनसंख्या सिद्धांत यानी कि पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को इन्होंने बेस माना। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो कि माल्थस का सिद्धांत था, जो माल्थस ने दिया था। तो इन्होंने जो है अपनी बुक में जब इन्होंने जाति के बारे में बताया तो इन्होंने माल्थस के सिद्धांत को लिया और इसके बाद मेयर के सिद्धांत को लिया, क्योंकि मेयर ने कहा था कि जो आपस में संकरण करने वाली या आपस में क्रॉस करने वाली जो जीवों की समष्टि होती है उसे ही स्पीसीज या जाति कहते हैं। आपस में संकरण करने वाली जो जीव होते हैं, करने वाली जीवों की समष्टि, आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को ही मेयर ने जाति या स्पीसीज का नाम दिया। और डार्विनिज्म में जो डार्विन ने जाति की अवधारणा को प्रबल बनाने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग किया। देन इसके बाद जो डार्विनिज्म थी उसकी लिमिट्स को हम पढ़ेंगे। तो डार्विनिज्म की जो मेनली जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि इन्होंने बताया कि जो विभिन्नताएं हैं वो अनुवांशिक होती हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया कि ये विभिन्नताएं किस प्रकार से अनुवांशिक होंगी और उनकी इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुगति या हेरिडिटी जो है वो किस प्रकार से होगी। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग यानी कि जो लैमार्क थे उन्होंने अपने सिद्धांत में यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स को बोला था। चूँकि जो डार्विन थे वो लैमार्किज्म के प्रबल आलोचक थे यानी कि सबसे बड़े विरोधी थे, तब भी उन्होंने लैमार्क के बिंदु को अपने सिद्धांत में शामिल किया। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर इसके बाद डार्विन ने ये भी नहीं बताया कि किस प्रकार से जो जलीय जीव थे यानी कि एक्वाटिक जो लिविंग थिंग्स थी उनसे स्थलीय जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो जलीय जीव थे उनमें अनुकूलन के कारण वो स्थलीय जीवों में परिवर्तित हुए, इस बारे में इन्होंने नहीं बताया। और जो डार्विन थे उन्होंने विभिन्नताओं के स्रोत के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि ये विभिन्नताएं कहाँ से आ रही हैं। इसके बाद जो डार्विन थे उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में जो उपार्जित लक्षण हैं वो किस प्रकार से विकसित हो जाते हैं। तो डार्विनवाद में ऐसी बहुत सारी कमियां थी जो बाद में सामने आई। डार्विन की सबसे बड़ी जो गलती थी जिस कारण डार्विन को ये भी कमेंट मिला कि ये जो इनका स्टेटमेंट है वो ऐसा लगता है जैसे एक नॉन साइंटिस्ट यानी कि एक गैर वैज्ञानिक ने दिया हो। इस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि जो फीमेल होती है वो हमेशा एक सुंदर और आकर्षक मेल को ही पसंद करती है,
और इस कथन के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये जो इनका कथन है ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई साइंटिस्ट का है। इस कारण डार्विनिज्म की बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई। इसके बाद डार्विन ने ये भी नहीं बताया कि किस प्रकार से जो जनसंख्या होती है उसमें रेखा गणितीय वृद्धि होती है और जो उनके खाद्य संसाधन में किस प्रकार से कमी होती है, उन्होंने ये भी नहीं बताया। देन जो डार्विन थे उन्होंने जब बताया कि संघर्ष किस प्रकार से होता है और इन्होंने सर्वाइवल भी बताया कि समर्थ का जीवत्व, इन्होंने ये जो इनका मेनली जो पॉइंट था इनके सिद्धांत का वो ये था कि समर्थ का जीवत्व क्या है। तो समर्थ के जीवत्व के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया। इसी प्रकार से इन्होंने जो आनुवंशिक विभिन्नताएं थी उनका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया। और इन सभी कमियों के कारण जो डार्विन थे इनके सिद्धांत की बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई और इस सिद्धांत को भी बाद में निगलेक्ट कर दिया गया। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि डार्विन ने ही सबसे पहले बताया कि जो मानव था और जो बंदर था इन दोनों के पूर्वज एक समान थे, यानी कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है और जो बंदर की उत्पत्ति हुई है वो एक जैसे पूर्वज से ही हुई है। यानी कि कंपैरिजन यदि हम करें डार्विनिज्म का लैमार्किज्म से तो वो इस प्रकार से रहेगा। तो डार्विनिज्म और लैमार्किज्म में जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है वो ये है कि जो डार्विन थे, हम सबसे पहले लैमार्कवाद के बिंदुओं को देखेंगे, देन उसका कंपैरिजन हम डार्विनवाद से करेंगे। तो लैमार्कवाद में जो लैमार्क थे उन्होंने कहा कि जो अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग है, तो जो उपयोगी अंग हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं और जो अनुपयोगी अंग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन डार्विन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो यूज़फुल ऑर्गन्स हैं वो बढ़ते जाएं और जो नॉन यूज़फुल ऑर्गन हैं वो नष्ट हो जाएं। सेकेंडली जो लैमार्क थे उन्होंने बताया अवशेषी अंगों के बारे में, लेकिन डार्विन ने अवशेषी अंगों के बारे में नहीं बताया। फिर जो लैमार्क थे उन्होंने ये भी कहा कि जो विभिन्नताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, लेकिन डार्विन का मानना था कि जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, अन्य जो विभिन्नताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। और इन्होंने ये भी कहा कि जो जन्म कोशिकाओं में विभिन्नताएं होती हैं वो ही दूसरी पीढ़ी में जनरेट होती हैं। फिर लैमार्क और डार्विनिज्म के सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस था वो ये था कि दोनों ने ही अपने सिद्धांत में लंबी गर्दन वाले जिराफ का एग्जाम्पल दिया, लेकिन लैमार्क ने कहा कि जो लंबी गर्दन थी वो उनके वातावरण के प्रभाव के कारण विकसित हुई। स्थल पर जब वनस्पति खत्म हो गई तो उन्हें लंबी अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ा और उनकी जो संतानें थी उसमें ये हेरिडिटी हुई, जिस कारण आज लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हो गए। लेकिन डार्विन का मानना था कि जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे और छोटी गर्दन ये दोनों ही पाए जाते थे, लेकिन वातावरण के प्रकोपों के कारण जो छोटी गर्दन वाले थे वो नष्ट हो गए और बड़ी गर्दन वाले विकसित हो गए। तो इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन बताया था कि उनमें वातावरण के कारण ये विकसित हुआ कि उनकी गर्दन लंबी हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि दोनों ही पहले से थे, लेकिन जो लंबी गर्दन वाले थे वो विकसित होते गए। इसी प्रकार से इन्होंने लैमार्किज्म में समर्थ के जीवत्व का पर कोई भी बात नहीं की, लेकिन जो डार्विन थे उन्होंने मेनली समर्थ के जीवत्व को बताया। फिर इन्होंने कहा कि जो जिराफ थे उनकी संतानें भी लंबी गर्दन वाली हुई और इस प्रकार से सभी जो जिराफ थे वो आज लंबी गर्दन वाली हैं। लेकिन डार्विन बाद ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जो है वो हेरिडिटी हुई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि उनके जेनेटिकली मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं हुआ था तो उनमें हेरिडिटी नहीं हो सकती। तो ये था कंपैरिजन लैमार्किज्म और डार्विनिज्म का, और हमने आज डार्विनिज्म को भी पढ़ा कि किस प्रकार से डार्विनिज्म था और उसने जैव विकास में अपना योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन किया, और हमने इसकी लिमिट्स को भी पढ़ा कि डार्विनिज्म की लिमिट्स क्या क्या थी। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट जो सिद्धांत है वो है
ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत, या जिसे हम म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि म्यूटेशन थ्योरी क्या है, म्यूटेशन क्या है और किस प्रकार से ह्यूगो डी ब्रीज ने अपना सिद्धांत जैव विकास को प्रबल बनाने के लिए प्रस्तुत किया।